राजकीय महाविद्यालय रायपुर के बीए पार्ट प्रथम के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के इतिहास के जो पेपर हैं उसके अंतर्गत 2 पेपर होंगे और दोनों पेपरों में ही हमारे प्राचीन भारत का इतिहास दिया गया है। पहला जो पेपर होगा, पहले पेपर में जो है प्राचीन भारत का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास होगा, जबकि जो दूसरा पेपर है उस दूसरे पेपर में प्राचीन भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक धार्मिक इतिहास हम पढ़ेंगे। तो 2 पेपर है, पहला प्राचीन भारत का। तो पहले पेपर का हम पहला जो टॉपिक है वो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उन स्रोतों को मुख्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्रोत क्या है। ये स्रोत ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे तथ्य हैं जिनके द्वारा हम इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। जैसे आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले या 5000 साल पहले हमारे भारत में क्या घटनाएं घटित हुई, मानव इतिहास में क्या घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं के बारे में हमें किन चीज़ों से जानकारी मिलती है, उन्हीं चीज़ों को हम इतिहास के स्रोत कहते हैं। इतिहास के जो स्रोत हैं उनको 3 भागों में बांटा है, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोतों के अंतर्गत जो विदेशी यात्री भारत में आए और भारत का भ्रमण किया और भारत के बारे में उन्होंने कुछ न कुछ जानकारी अपने ग्रंथों में लिखी। तो पहला हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का संबंध प्राचीन अभिलेखों, पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? प्राचीन अभिलेख है, सिक्के हैं, स्मारक है, भवन है, मूर्तियाँ हैं तथा चित्रकला है। तो इन सभी चीज़ों से, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन हैं, जो रोज़मर्रा के जीवन में उस समय के लोग जो इस्तेमाल करते थे वो चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों, औजारों, अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों, मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से हमें प्राचीन काल के बारे में, प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये साधन काफ़ी विश्वसनीय है। पुरातात्विक स्रोत है, ये तीनों स्रोतों में से सबसे ज़्यादा विश्वसनीय पुरातात्विक स्रोत है। इन स्रोतों की सहायता से प्राचीन काल की विभिन्न मानवीय गतिविधियों की काफ़ी सटीक जानकारी हमको मिलती है। इन स्रोतों से किसी समय विशेष में मौजूद लोगों के रहन सहन, कला, जीवन शैली, अर्थव्यवस्था इत्यादि का हमें ज्ञान होता है। इसमें सबसे अधिकतर स्रोतों का जो वैज्ञानिक सत्यापन किया जा सकता है। इस प्रकार के प्राचीन स्रोतों का अध्ययन करने वाले अन्वेषकों को पुरातत्वविद कहते हैं। जो प्राचीन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और उनके आधार पर जो जानकारी निकालते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। पहला पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो पहला जो स्रोत है वो है अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, अभिलेख है, सिक्के हैं, स्मारक हैं, अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, चित्र हैं, इन सभी को हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अभिलेख। भारतीय इतिहास के संबंध में अभिलेखों का स्थान अति महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, प्राचीन काल के कई शासकों के बारे में अभिलेखों से हमें क्या भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। ये अभिलेख पत्थर पे हो सकते हैं, स्तंभ पे हो सकते हैं, धातु की पट्टी पर हो सकते हैं, मिट्टी की वस्तु पर उकेरे हुए प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो अभिलेख है वो भी अलग अलग तरह से मिलते हैं, जैसे शिलाओं के या पत्थर के ऊपर, स्तंभों के ऊपर, धातु की पट्टी जैसे ताम्रपत्र है, मिट्टी की जो वस्तुएँ हैं उनके ऊपर जैसे मोहनजोदड़ो से जो हमें सीलें प्राप्त हुई है, उन सीलों के ऊपर कुछ ना कुछ चित्र और अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं। इन प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन करने वाला विषय क्या है? पुरालेख शास्त्र। जबकि इन अभिलेखों को, लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है, जबकि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं?
एपिग्राफी। अभिलेखों का उपयोग शासकों द्वारा आमतौर पर अपने आदेशों का प्रसार करने के लिए करते थे। या कि कोई शासक होता, कोई राजा होता था, तो वो क्या करता, अपने राज्य में आदेश पहुंचाने के लिए, कि जैसे कोई राज्य या सरकारी आदेश निकालना होता था और उनको अपने साम्राज्य या राज्य के अलग अलग भागों में पहुंचाना होता था, तो जगह जगह इन अभिलेखों को लिखवा दिया जाता था, जिसे पढ़कर जनता उन आदेशों का पालन कर लेती थी। साथ ही कुछ अभिलेख ऐसे भी होते थे जो राजा की प्रशस्ति का गान करते थे, एक तरह से उनकी प्रशंसा में लिखे जाते थे, उनकी उपलब्धियों को लिखा जाता था। यह अभिलेख आमतौर पर ठोस सतह वाले स्थानों अथवा वस्तुओं पर मिलते हैं। लंबे समय तक अमिट्य बनाने के लिए इन्हें ठोस सतहों पर लिखा जाता था। ठोस सतहों पर लिखने के कारण क्या होता है, ये मिटते नहीं। जैसे पत्थर के ऊपर या धातु के ऊपर ये लिखे जाते तो आसानी से ये मिटते नहीं। इस प्रकार के अभिलेख मंदिरों की दीवारों, स्तंभों, स्तूपों, मोहरों, ताम्रपत्रों इत्यादि से पर प्राप्त होते हैं। ये अभिलेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं। इनमें प्रमुख भाषा थी संस्कृत थी, पाली थी। दक्षिणी भारत में भी कई भाषाओं में अभिलेख मिलते हैं। वहाँ की जो स्थानीय भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु, उनमें भी हमें बहुत सारे अभिलेख प्राप्त होते हैं। भारत के इतिहास के संबंध में सबसे प्राचीन अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त होती है, उन मोहरों पे कुछ चित्र और कुछ छोटे छोटे लेख हमको प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनको क्या है कि उनको हम पढ़ नहीं पाए। यह अभिलेख औसतन 2500 ईसा पूर्व के समय काल के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक डिकोड न किया जा सका है, मतलब इसको पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया गया है और अभी तक इस लिपि को डिकोड नहीं किया जा सका है, मतलब उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। पश्चिमी एशिया तथा एशिया माइनर के बोगोस्कोई नामक स्थान से भारत के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, इससे सबसे पहला जो अभिलेख है जिसको पढ़ा भी जा चुका है वो है बोगोस्कोई नामक स्थान, जो एशिया माइनर में है। वहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। हालांकि यह अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता के जितने पुराने नहीं हैं। बोगोस्कोई से प्राप्त अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का समय का है। इन अभिलेखों की विशेष बात यह है कि इन अभिलेखों में वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ध्यान रखना भाई, छोटा ही क्वेश्चन बनता है। बोगोस्कोई से जो प्राप्त शिलालेख है, उन शिलालेख में किन किन देवताओं के, वैदिक देवताओं के नाम हमको मिलते हैं। इंद्र है, मित्र है, वरुण है और नासत्य है। तो इन देवताओं के नाम हमको मिलते हैं। ईरान से ही भी प्राचीन लेख नक्शे रुस्तम में प्राप्त हुआ। इन अभिलेखों में प्राचीन काल में भारत और पश्चिमी एशिया के मध्य जो संबंध थे, उन संबंधों का वर्णन मिलता है। प्राचीन इतिहास के अध्ययन में यह अभिलेख अति महत्वपूर्ण है। इससे प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य के संबंध में हमें पता चलता है। ईरान में कस्साइट अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जबकि सीरिया में मिन्नते अभिलेख में आर्य नामों का वर्णन किया गया है। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में काफ़ी अभिलेख स्थापित किए। ब्रिटिश पुराविद जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 में इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, सबसे पहले अभिलेख प्राप्त होते हैं, वो प्राप्त होते हैं अशोक के। और अशोक के जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया 1837 में। इसके बाद से ही भारत में एक तरह से नियमित रूप से अभिलेखों को लिखा जाने लगा। इससे पहले हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में अभिलेख मिले, परंतु उनको पढ़ा नहीं जा सका। अशोक के अभिलेखों के बाद में ही भारत में अभिलेख लिखने की जो परंपरा है वो नियमित हो पाई। अभिलेख सम्राट अशोक द्वारा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण कराए गए अभिलेख, अधिकांश अभिलेख, ध्यान रखना भाई, अशोक के अभिलेख है, खरोष्टी में भी मिले हैं, अरेमाइक लिपि में भी मिले हैं, यूनानी लिपि में भी मिले हैं, परंतु अधिकांश जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में थे। अभिलेख उत्कीर्ण करवाने का मुख्य उद्देश्य शासकों द्वारा अपने आदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। तो जन सामान्य तक अपने आदेशों को पहुंचाने के लिए अशोक के द्वारा अभिलेख लिखाए गए और अशोक के बाद से ही भारत में अभिलेख लिखवाने की जो परंपरा है वो नियमित हो पाई।
सम्राट अशोक के अतिरिक्त अन्य शासकों ने भी अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। यह अभिलेख सम्राट द्वारा किसी क्षेत्र पर विजय अथवा अन्य महत्वपूर्ण अवसर पर उत्कीर्ण कराए जाते थे। जैसे किसी राजा के द्वारा किसी क्षेत्र पर विजय प्राप्त की जाती तो उस विजय की याद को बनाए रखने के लिए भी अभिलेखों को उत्कीर्ण कराया जाता था। प्राचीन भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख इस प्रकार है। ओडिशा से खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ये छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, किस राजा का? खारवेल का। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो संस्कृत का सबसे पहला और सबसे लंबा अभिलेख है। सातवां शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक ग्वालेख। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। प्रतिहार सम्राट भोज का ग्वालियर अभिलेख और विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख। ये सभी अभिलेखों के नाम आपको याद करने हैं। अभिलेख और उनके राजा शासक का नाम। ये छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है और सामान्य ज्ञान के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अधिकतर प्राचीन अभिलेख है वो प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया। लिपि ब्राह्मी और भाषा कौन सी थी? अधिकांश अभिलेखों में प्राकृत। अभिलेख सामान्यतः उस क्षेत्र समय की प्रचलित भाषा में खुदवाए जाते थे। कई अभिलेखों में संस्कृत भाषा में भी संदेश उत्कीर्ण किए गए। संस्कृत का उपयोग अभिलेखों में ईसा की 2री शताब्दी में दृश्यमान होता है। संस्कृत अभिलेख का प्रथम प्रमाण जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। सबसे पहला संस्कृत में लिखा गया अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का। किसका है ये? शक शासक रुद्रदामन द्वारा लिखाया गया जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का सबसे पहला अभिलेख है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में 150 ईस्वी में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखवाया गया है? रुद्रदामन के द्वारा। रुद्रदामन के शासनकाल 135 से 150 ईस्वी के बीच में था। तो 150 ईस्वी का लिखा गया रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पहला संस्कृत अभिलेख था। तो आज के हम इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हम बना नहीं सकते, क्योंकि इसको अपलोड करने में बहुत समस्या आती है। अगली जो कक्षा है उसमें हम प्राचीन भारत के अन्य पुरातात्विक स्रोत जैसे सिक्के हैं और अन्य जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे।